इस वीडियो के बाद आप उन 80% लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर तो रहे हैं लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता कि वो किस म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस वीडियो के बाद आप मुझे थैंक यू बोलने वाले हो, ट्रस्ट मी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं, बेसिकली उनका स्ट्रक्चर कैसा है, मैं वो समझाने वाला हूँ। एंड इससे रिलेटेड मुझे वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिली जब मैं 5 साल पहले म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीख रहा था। तो इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स, उनकी कैटेगरीज, मतलब बेसिकली थोड़ा सा डिटेल में म्यूचुअल फंड को समझाने वाला हूँ, हर एक चीज़ को। ओके, तो वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल और काफ़ी आसान होने वाली है। अगर म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट बनना है तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले म्यूचुअल फंड का एक ओवरव्यू लेते हैं, इसे समझते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। तो म्यूचुअल फंड का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी मिलता जुलता है जब हम बचपन में पार्टी करते थे। अब तो कॉन्सेप्ट ये है कि एक ही इंसान पूरी पार्टी अरेंज कर देता है, लेकिन जब हम बच्चे थे तो पार्टी करने के लिए सब बच्चों को एक फिक्स अमाउंट अपने अपने पेरेंट्स से लेकर आना होता था। उसके बाद उस पैसे से पार्टी की जाती थी। यहाँ पे ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंजेस आ गए हैं। सारे लोग जितनी भी जिसकी कैपेसिटी होती है अपने घर से, जिसको जितना पैसा इन्वेस्ट करना है, वो पैसा एक जगह कलेक्ट किया जाता है, वो पैसा लाया जाता है म्यूचुअल फंड्स में। अब उस पैसे को मैनेज करता है एक काफ़ी प्रोफेशनल आदमी जिसे बोलते हैं फंड मैनेजर। उसका जो पूरा दिन रात का काम है, उसका केवल और केवल एक ही काम है, इस पैसे को मैनेज करना। अब जो लोग जितना ज़्यादा पैसा लेकर आते हैं उसको उतने ही ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। अब यूनिट्स क्या होता है? यूनिट्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको पहले समझना होगा NAV के बारे में। NAV क्या होता है? NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू। कोई भी फंड जब लॉन्च होता है उसकी एक NAV डिसाइड की जाती है कि ये इस फंड की एक NAV है, यानी कि आप उसे समझने के लिए एक प्राइस मान के चलो कि वो उस फंड की प्राइस है। तो जब भी आप उस फंड में पैसा इन्वेस्ट करोगे, फॉर एग्जांपल किसी म्यूचुअल फंड की NAV है 100 रुपये। अब अगर आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करोगे तो फॉर एग्जांपल आपने 500 रुपये इन्वेस्ट किए, तो अब अगर आपने 500 रुपये इन्वेस्ट किए तो आपको उसकी 5 NAV के हिसाब से आपको यूनिट्स दिए जाएंगे। अगर कोई 1000 करेगा तो उसको 10 यूनिट्स मिलेंगे, क्योंकि इसी की वजह से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे ना कि आपने कितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया। क्योंकि इसमें हो क्या रहा है, आपका पैसा किसी भी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा, आपका पैसा काफ़ी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा रहा है, मे बी 20, 30, 40। तो अब उसके बदले में आपको कुछ तो देंगे ना। आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर तो आपको शेयर्स मिलते हैं। आपको 10 शेयर या 20 शेयर या 30 शेयर्स मिलते हैं। अब यहाँ पे आपका जो 100 रुपये भी है या आपने 500 रुपये जो इन्वेस्ट किए हैं, वो रुपये किसी एक कंपनी में नहीं जा रहे, वो 20-40 कंपनीज में जा रहे हैं। तो उसके बदले में आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स की तरफ से यूनिट्स मिलते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि यार फंड मैनेजर, हम तो किसी फंड मैनेजर को पैसे नहीं देते। बिल्कुल सही, आप किसी फंड मैनेजर को पैसे नहीं देते डायरेक्टली। फंड मैनेजर, फिर तो हर कोई फंड मैनेजर बन जाएगा, है ना। हर कोई बोल देगा मैं पैसे को मैनेज कर लूँगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी का, AMC। एसेट मैनेजमेंट कंपनी पहले तो हर कोई नहीं खोल सकता, इसकी काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जब जाके आपको लाइसेंस मिलता है कि अब आप म्यूचुअल फंड्स लॉन्च कर सकते हो। तो अब एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ का अगर आपको एग्जांपल दूं तो SBI है, HDFC है, ये सब, कोटक है। अब तो सारी बैंक्स ने अपनी AMC खोल ली हैं। फॉर एग्जांपल एक HDFC कंपनी 50 तरह के म्यूचुअल फंड्स लॉन्च कर सकती है, स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप। तो हर म्यूचुअल फंड का जो भी वो लॉन्च करते हैं उसका एक फंड मैनेजर होता है। अब फंड मैनेजर के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि जैसे क्रिकेट टीम होती है, आप IPL देखते हो या क्रिकेट देखते हो, तो उसमें एक जो टीम होती है उसका एक कैप्टन होता है। वो कैप्टन ये डिसीजन लेता है कि टीम में कितने बॉलर्स खेलेंगे, कितने बैट्समैन खेलेंगे, जो बॉलर्स हैं वो स्पिनर्स कितने खेलेंगे, तो ऑलराउंडर कितने खेलेंगे। ये सारे जो डिसीजंस जो वहाँ पर कैप्टन लेता है, सेम उसी तरीके से जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसने कोई फंड लॉन्च किया है, उसका जो फंड मैनेजर है, वो फंड मैनेजर अब आपके सारे डिसीजंस लेगा कि किस कंपनी में पैसा कितना लगाया जाएगा, किस कंपनी से कितना पैसा निकाला जाएगा एंड किस सेक्टर में कितना पैसा एलोकेट किया जाएगा। अब वो अकेला मैनेज नहीं करता, इसके पीछे काफ़ी सारी टीम लगती है, क्योंकि किसी कंपनी के बारे में अकेली जानकारी वो इतनी नहीं जुटा पाएगा। तो हर सेक्टर का डीप एनालिसिस करने के लिए टीम्स बनाई जाती हैं कि ये फार्मा सेक्टर के बारे में
डीप रिसर्च करेगी या ये रेलवे सेक्टर के बारे में डीप रिसर्च करेंगे, तो उसके बिहाफ पे बाद में पैसा जो मेन डिसीजन लेता है, जो पैसा लगाने का, वो फंड मैनेजर डिसीजन लेता है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक चीज़ आई होगी कि यार मैंने किसी कंपनी में पैसा लगाया, सॉरी मैंने एसेट मैनेजमेंट कंपनी के मतलब एएमसी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट किया किसी म्यूचुअल फंड में। अब अगर उन्होंने वो पैसा इन्वेस्ट ही नहीं किया और मुझे वो यूनिट्स चेपते रहे और वो पैसा इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपके माइंड के कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं बताऊं तो वो पैसा एक तो ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकते अगर आपने उन्हें पैसा दिया तो, और उस पैसे को उन्हें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एंट्री होती है सेबी की, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसका क्या मतलब है, ये क्या चीज़ है? ये सेबी इज़ लाइक आरबीआई। जैसे आरबीआई बैंक्स पे नज़र रखती है कि कहीं पे कोई खिचड़ी तो नहीं पकाई जा रही, कोई स्कैम तो नहीं किया जा रहा, ऐसे ही सेबी होती है जो सारी चीज़ों पे निगरानी रखती है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, कि कोई भी एएमसी या कोई घपला तो नहीं चल रहा, कोई खिचड़ी तो नहीं पकाई जा रही। तो सेबी का काम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी चीज़ों पे नज़र रखने का होता है। इसके बाद आपके मन में ख्याल आया होगा कि मैं पैसे को खुद भी तो इन्वेस्ट कर सकता हूँ स्टॉक्स में, मैं म्यूचुअल फंड क्यों चूज़ करूँ? बेसिकली जब आप म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो जाते हो, आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा जब इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ मिल जाती हैं। सबसे पहली पैसे की फ्लेक्सिबिलिटी। आज आप 500 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, कल आप 5000 कर सकते हो, 10,000 कर सकते हो। पैसे की कोई लिमिट नहीं है, आप छोटे से पैसे को भी डाइवर्सिफिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। वैसे आप 500 रुपये को इन्वेस्ट करने जाओगे तो आपको इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल सकता, लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करने जाते हो तो आपका 500 रुपये भी जो हैं वो 20 से 40 कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो वो वहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। सेकंड चीज़ टाइम। आपको कोई भी दिमाग पर लोड लेना ही नहीं है, आपको जो जितना पैसा इन्वेस्ट करना है वो पैसा आपको देना है म्यूचुअल फंड एजेंसी को। उसके बाद वो सब हेडेक उनका है कि उनको पैसा कहाँ कैसे क्या इन्वेस्ट करना है, तो आपको टाइम बिल्कुल फ्री रहता है इसमें। तीसरी जो सबसे मेन चीज़ है वो है एक समझदार आदमी, एक प्रोफेशनल आदमी जिसका दिन रात केवल एक ही काम है, उस पैसे को मैनेज करना। वो आपके लिए दिन रात काम कर रहा है। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और आता है कि वो जो दिन रात काम कर रहा है वो क्या फ्री में काम कर रहा है? फ्री में काम नहीं कर रहा वो आपके लिए। इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप 100 रुपये किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, 100 रुपये आप किसी एएमसी के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है एक्सपेंस रेशियो। यानी कि जब आप किसी कंपनी में, यानी कि जब आप किसी भी एएमसी में 100 रुपये इन्वेस्ट करोगे और उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है 2%, तो जब आप किसी कंपनी में, सॉरी बार बार कंपनी क्यों बोल रहा हूँ यार मैं, तो जब आप किसी एएमसी में 100 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो उसमें से वो 2 रुपये रख लेंगे अपने पास, क्योंकि उसका 2% एक्सपेंस रेशियो था। बाकी के जो 98 रुपये हैं वो आपके वो उन कंपनीज़ में जिनमें वो चाहते हैं उसको इन्वेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो एक्सपेंस रेशियो है ये हर एक म्यूचुअल फंड का अलग अलग हो सकता है। पैसे का कम होता है, पैसे म्यूचुअल फंड्स का कम होता है, आगे अभी अपन देखेंगे, उसकी कोई आप टेंशन मत लो। लेकिन मैं अभी आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि ये फ्री में काम नहीं करते हैं, ये आपके लिए जो काम कर रहे हैं उसके लिए ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। तो हर म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो अलग होता है, वो मैं आपको बता दूंगा कौन से म्यूचुअल फंड्स का ज़्यादा होता है, कौन से म्यूचुअल फंड्स का कम होता है। तो ये है म्यूचुअल फंड का एक ओवरव्यू, जिसमें मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये काम कैसे करते हैं, पैसा कौन मैनेज करता है, फंड मैनेजर का क्या रोल होता है, और कैसे टीम पीछे काम करती हैं। हर एक सेक्टर के लिए अलग टीम डिसाइड की जाती है, वो उस सेक्टर पे डीप रिसर्च करती हैं, उसके बिहाफ पे वो रिपोर्ट करते हैं फंड मैनेजर को, फिर वो फंड मैनेजर का अंतिम डिसीजन होता है कि उसे क्या करना है। इसके बाद अब हम थोड़ा सा डीप जाएंगे म्यूचुअल फंड्स के कॉन्सेप्ट में, तो यहाँ से आप ये वीडियो को थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस के साथ देखना, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी कितनी होती है, म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप के होते हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, पैसिव म्यूचुअल फंड्स। तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा डिटेल में म्यूचुअल फंड्स को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली एसेट क्लास के नज़रिए से देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स 3 टाइप के होते हैं: इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड्स एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स।
एक एक करके बारी बारी इनको आप समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की। तो बेसिकली इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पैसा सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, विच मीन्स इसमें जो भी आपका पैसा है 100% पैसा कंपनीज में लगाया जाएगा। कौन सी कंपनीज में लगाया जाएगा ये भी डिसाइड नहीं है, ये केवल मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड आपको समझा रहा हूँ। बेसिकली मैं आपको टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स समझा रहा हूँ। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स काफ़ी टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो आता है वो है लार्ज कैप फंड्स। बेसिकली इसमें इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में पैसा लगाया जाता है, इसे बोलते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। अब जरूरी नहीं है कि 100 कंपनीज में ही पैसा लगाया जाए। 100 में से किस कंपनी में पैसा लगाना है, किस में नहीं लगाना, टॉप 100 कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ, किस कंपनी में पैसा लगाना है किस में नहीं लगाना, ये डिसाइड करेगा, मैंने बताया ना आपको, फंड मैनेजर। ये डिसीजन फंड मैनेजर लेगा कि किस कंपनी में पैसा लगाना है, लेकिन लगाना उनको उन 100 कंपनीज में से ही पड़ेगा, क्योंकि इस फंड की जो कैटेगरी है वो है लार्ज कैप फंड। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इसका टाइप है और इसकी जो कैटेगरी है वो है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। अब इससे पता चलता है कि इक्विटी यानी कि कंपनीज में पैसा लगाया जाएगा। जब आप बताते हो कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, इसका मतलब ये है कि इंडिया की टॉप 100 कंपनीज हैं, उनमें से ही किन्हीं कंपनीज में मेरा पैसा लगाया जाएगा। ये डिसीजन कौन लेगा? ये डिसीजन लेगा फंड मैनेजर कि किस कंपनी में कितना पैसा लगाना है, 20 कंपनी में पैसा लगाना है या 30 में लगाना है या 40 में लगाना है। ये डिसीजन फंड मैनेजर का है, ये आपका नहीं है। तो ये है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। सेकंड नंबर पे आता है मिड कैप फंड्स। तो जैसे लार्ज कैप फंड्स में 100 कंपनीज में से ही पैसा लगाया जा रहा था, वैसे ही मिड कैप में आपका 101 से लेके 250 कंपनीज तक जो भी कंपनीज हैं उनमें से ही किन्हीं कंपनीज में पैसा लगाया जाएगा। इन्हें बोलते हैं मिड कैप फंड्स। इनमें लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी रिस्क ज़्यादा होती है। लार्ज कैप फंड्स का मैंने बताया जो बड़ी कंपनीज हैं, मिड कैप यानी कि जो मध्यम वर्गीय कंपनी है, जो ज़्यादा बड़ी कंपनीज नहीं है, उनमें पैसा लगाया जाएगा। मैंने बताया आपको 101 से लेके यानी कि इंडिया की जो टॉप कंपनीज हैं उनमें से 100 कंपनीज को हटा के जो 101 कंपनीज हैं वहाँ से 250 तक जितनी भी कंपनीज हैं उनमें से ही किन्हीं कंपनीज में पैसा लगाया जाएगा। अब कौन सी कंपनीज में लगाया जाएगा मैंने आपको बताया कि वो फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि कौन सी कंपनीज में पैसा लगाया जाना चाहिए। थर्ड नंबर पे आता है फिर स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप फंड्स थोड़े से और ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं। जैसा इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें छोटी कंपनीज में पैसा लगाया जाता है। अब इसमें जो मैंने आपको भी बताया मिड कैप में 101 से लेके 250 तक। अब 250 से लेके जितनी भी छोटी कंपनीज हैं उनमें पैसा लगाया जाएगा स्मॉल कैप फंड में। अब फोर्थ कैटेगरी आती है मल्टी कैप फंड्स। बेसिकली ये जो मल्टी कैप फंड्स की जो कैटेगरी है इसमें थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, यानी कि जैसा इसके नाम से पता चल रहा है मल्टी कैप फंड्स, यानी कि इसमें रेस्ट्रिक्शंस ये होते हैं कि इसमें आपको 25% पैसा हर कैटेगरी में डालना ही पड़ेगा। यानी कि आपको 25% पैसा आपको लार्ज कैप में डालना पड़ेगा, 25% आपको मिड कैप में डालना पड़ेगा, 25% आपको स्मॉल कैप में डालना पड़ेगा। टोटल हो गया 75%। बचा 20% आप किसी और में भी डाल सकते हो, जो भी आपका जहाँ पे भी मन हो, लेकिन जाएगा वो केवल और केवल इक्विटी, यानी कि आपको कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, किसी और एसेट क्लास में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के टाइप में है और इसकी जो कैटेगरी है वो है मल्टी कैप फंड्स। तो मल्टी कैप फंड्स में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आपको 25% ईच कैटेगरी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि इसमें इसकी वजह से काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। फिफ्थ नंबर पे कैटेगरी आती है फ्लेक्सी कैप फंड्स। और फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या होते हैं? फ्लेक्सी कैप फंड्स का मतलब सीधा सा ये है कि इसमें कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, पूरी पावर जो होती है वो फंड मैनेजर के हाथ में होती है। बेसिकली जैसा इसका नाम है फ्लेक्सी, यानी कि वो फ्लेक्सिबल है काफ़ी ज़्यादा। उसका मन होगा, उसे जिस सेक्टर में जिस कंपनी में अपॉर्चुनिटी दिखेगी, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, इट डजेंट मैटर, उसका जहाँ मन होगा वो वहाँ पर आपका पूरा पैसा इन्वेस्ट करेगा। दैट्स वाई आप कभी नोटिस करोगे जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं उनके रिटर्न्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं, लार्ज कैप हो या मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, क्योंकि उनके पास पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। वहाँ पर उनको कोई भी बाउंडेशन या कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं झेलने पड़ती कि इसी कैटेगरी में आपको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है वहाँ पे। एंड सिक्स्थ नंबर पे जो कैटेगरी आती है वो है इंडेक्स फंड। अब क्योंकि ये इंडेक्स फंड है तो इसमें अब एक तरीके से आप मान के चलो दो चीज़ें हो गई हैं, दो टाइप हो गए। जैसे एक तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के टाइप में आता है, क्योंकि इसमें पैसा कंपनीज में ही लगाया जा रहा है, दैट्स वाई इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि ये एक इंडेक्स फंड है। अब इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड यानी कि जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, इसमें किसी इंडेक्स की कॉपी की जाएगी।
विच मीन्स फंड मैनेजर का काम सिंपल सा है कि वो किसी इंडेक्स को कॉपी करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में, तो अब फंड मैनेजर को कुछ नहीं करना, निफ्टी 50 में जिस वेटेज में जो कंपनीज हैं उसी वेटेज में उसे वो स्टॉक्स बाय करने हैं और वो पैसा इन्वेस्ट करना है, बस दैट्स इट। इसके अलावा फंड मैनेजर का कोई काम नहीं है। इसीलिए यहाँ पे क्योंकि फंड मैनेजर का कोई काम नहीं है, फंड मैनेजर एक्टिवली दिमाग नहीं लगा रहा, उसे कोई रिसर्च नहीं करनी पड़ रही। अब यहाँ पे कोई रिसर्च टीम का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि उसे तो केवल और केवल निफ्टी 50 को देखना है। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 में से कोई एक कंपनी हट गई और दूसरी कंपनी आ गई और उसमें 5% पैसा लगाना है, तो बस उसे कॉपी तो करना है, तो इसमें कोई टीम वर्क नहीं है। दैट्स वाई इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी कम होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ फंड के बारे में, जिसका नाम है डेट म्यूचुअल फंड्स। अब इसमें भी काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन हम सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर डेट म्यूचुअल फंड्स क्या है और ये कैसे काम करते हैं और इनमें पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है। तो बेसिकली डेट म्यूचुअल फंड्स में पैसा आपका जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें ही पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या ट्रेजरी बिल्स, इन ही एसेट क्लास में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है एंड ये काफ़ी स्टेबल और स्टडी रिटर्न देते हैं, जिसकी वजह से ये उन लोगों के लिए काफ़ी फेवरेट हो जाते हैं जिनको कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, एक रेगुलर इनकम चाहिए और वो रिस्क काफ़ी मिनिमल लेना चाहते हैं। दैट्स वाई उनके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। डेट म्यूचुअल फंड्स में सबसे पहली कैटेगरी आती है लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स में बेसिकली उन्हीं सिक्योरिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है जिनकी मैच्योरिटी 91 डेज की होती है एंड ये हाई लिक्विडिटी के साथ साथ आपको स्टेबल रिटर्न्स ऑफर करते हैं। दैट्स वाई ये शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन हो जाते हैं। सेकंड कैटेगरी में आते हैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स। ये फंड्स लिक्विड फंड्स के कंपैरिजन में थोड़े से ज़्यादा रिटर्न देते हैं एंड इनमें जो इन्वेस्टमेंट होराइजन होता है वो 3 से 6 महीने का होता है एंड साथ ही इनमें रिस्क भी काफ़ी मिनिमल होता है। थर्ड कैटेगरी में आते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स। ये बेसिकली 1 से 3 साल के जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट करते हैं एंड ये भी एक शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स। बेसिकली इनमें आपका 80% पैसा इन्वेस्ट किया जाता है हाई रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स के कंपैरिजन में थोड़े से ज़्यादा रिटर्न देते हैं, लेकिन इनमें रिस्क भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। फिफ्थ नंबर पे आते हैं गिल्ड फंड्स। ये फंड्स बेसिकली सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो क्रेडिट रिस्क होता है वो खत्म हो जाता है, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट चेंजेस के काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। लास्ट कैटेगरी आती है क्रेडिट रिस्क फंड्स। बेसिकली इनमें आपका 60 to 65% पैसा लोअर रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जिनमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इनमें रिटर्न्स भी हमेशा ज़्यादा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ फंड्स के बारे में, जिसका नाम है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। बेसिकली हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा डेट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें रिस्क और रिटर्न दोनों में बैलेंस होता है एंड इसकी वजह से जो इनके रिटर्न्स होते हैं वो काफ़ी स्टेबल और मीडियम रिस्क के साथ होते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की पहली कैटेगरी में आते हैं बैलेंस्ड फंड। इनमें आपका 60 to 80% पैसा जो होता है वो इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है एंड बाकी जो 20 से 25% पैसा होता है वो आपका डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से इनमें जो रिस्क होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और इनके जो रिटर्न्स होते हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं। सेकंड कैटेगरी में आते हैं डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स। ये फंड्स इक्विटी और डेट में मार्केट सिचुएशंस के हिसाब से मूव करते रहते हैं। जहाँ पे इनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखती है ये वहाँ पे अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं एंड इसकी वजह से जो इनमें रिस्क होता है वो कम हो जाता है और रिटर्न्स जो होते हैं वो थोड़े से बेटर होने के चांसेस होते हैं। थर्ड नंबर की कैटेगरी आती है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स। बेसिकली इनमें जो आपका पैसा होता है वो 2 से ज़्यादा एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया जाता है एंड कम से कम 3 एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इक्विटी, डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड गोल्ड में पैसा अगर आपका इन्वेस्ट किया जाए तो इसे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपको जो डाइवर्सिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है। एंड लास्ट कैटेगरी आती है आर्बिट्राज फंड्स। ये बेसिकली इक्विटी और डेरिवेटिव्स मार्केट के जो प्राइस डिफरेंस होते हैं उनके बीच का फ़ायदा उठाकर एक स्टेबल रिटर्न्स ऑफर करते हैं एंड साथ ही साथ जो इनके रिटर्न्स होते हैं वो काफ़ी टैक्स एफिशिएंट भी होते हैं। अब स्ट्रक्चर के बेस पर फंड्स को देखते हैं।
स्ट्रक्चर के बेस पर फंड्स को देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स 3 टाइप के होते हैं, ओपन एंडेड फंड्स, क्लोज एंडेड फंड्स एंड इंटरवल फंड्स। सबसे पहले बात करते हैं ओपन एंडेड फंड्स की। ओपन एंडेड फंड्स जैसे रेगुलर म्यूचुअल फंड्स होते हैं, सेम उसी तरीके से होते हैं। इनमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस एंड बाउंडेशंस नहीं होते हैं। इनमें आप जब मर्जी हो तब पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो एंड जब मर्जी हो तब अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता एंड इसमें जो लिक्विडिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो आप कभी भी बेझिझक अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो एंड विड्रॉ कर सकते हो। इसकी जो NAV है वो डेली फ्लक्चुएट करती है मार्केट सिचुएशंस के हिसाब से। अब अगर बात की जाए कि इसमें किसे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, इसमें कोई ऐसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। बात करते हैं सेकंड टाइप के बारे में, वो है क्लोज एंडेड फंड्स। ये फंड्स एक मैच्योरिटी पीरियड के साथ आते हैं जो यूजुअली 3 से 7 साल के लिए होता है। इनमें रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। इनमें एक बार आप जब पैसा इन्वेस्ट कर देते हो इनिशियल स्टेज पर, तो उस पैसे को आप मैच्योरिटी के बाद ही रिडीम कर सकते हो। इनमें लिक्विडिटी का काफ़ी इशू होता है। एंड अब बात की जाए अगर इनमें किसे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इनमें केवल उसी को इन्वेस्ट करना चाहिए जिसको बीच में पैसे की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आपने इसमें एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो उसके बाद आप उस पैसे को विड्रॉ तभी कर सकते हो जब उसकी मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं इंटरवल फंड्स के बारे में। ये बेसिकली ओपन एंडेड फंड्स एंड क्लोज एंडेड फंड्स का एक मिक्सचर कह सकते हो आप, क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए विंडो ओपन किया जाता है, तभी आप अपने यूनिट्स को बाय और सेल कर सकते हो। अब बात की जाए इनमें लिक्विडिटी की, तो लिक्विडिटी इशू तो इनमें भी काफ़ी रहता है, लेकिन इसमें इन्वेस्ट केवल उसी को करना चाहिए जो उनके दिए हुए टाइम पीरियड के साथ फ्लेक्सिबल हो। अब म्यूचुअल फंड्स को जानते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बेसिस पर। इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है एक्टिव म्यूचुअल फंड्स। अब जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, जहाँ पर पैसे को एक्टिवली मैनेज किया जा रहा है, विच मीन्स जो फंड मैनेजर है वो अपनी स्किल्स का यूज़ करके कंपनीज चूज़ करेगा कि उसे वो पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है एंड कहाँ से वो पैसा उसे निकालना है। दैट्स वाई इसको एक्टिव म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं, क्योंकि इसे एक्टिवली मैनेज किया जा रहा है। एंड इनका जो मेन उद्देश्य होता है वो मार्केट इंडेक्स को हमेशा आउट परफॉर्म करना होता है, एंड दैट्स वाई इनको एक्टिव म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। सेकेंड कैटेगरी पे आते हैं पैसिव फंड्स। पैसिव फंड्स एक्चुअली एक्टिव फंड्स के अपोजिट होते हैं। एक्टिव फंड्स में जैसे आपका पैसा एक्टिवली मैनेज किया जाता है, पैसिव फंड्स में सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी इंडेक्स को कॉपी किया जाता है, जिस भी इंडेक्स का वो पैसिव फंड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने निफ्टी 50 के किसी पैसिव फंड्स में, यानी कि निफ्टी 50 के किसी इंडेक्स फंड में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वो एक तरीके से पैसिव फंड्स कहलाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 के जो इंडेक्स हैं उन्हीं को कॉपी किया जा रहा है। इसके अलावा जो फंड मैनेजर है वो कुछ अलग से अपने दिमाग को यूज़ करके कोई स्टॉक चूज़ नहीं कर रहा, किसी कंपनी को चूज़ नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 के इंडेक्स को कॉपी कर रहा है। दैट्स वाई ये पैसिव फंड्स की कैटेगरी में आते हैं। एंड इनमें इन्वेस्ट करने की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो एक्टिव फंड्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। थर्ड नंबर की कैटेगरी में आते हैं ग्रोथ फंड्स। ग्रोथ फंड्स बेसिकली इनका मेन उद्देश्य ये होता है कि जो पैसा है उसको जल्द से जल्द ग्रो करना है। दैट्स वाई इनमें जो रिटर्न्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ की तरफ ज़्यादा अपना रुझान रखते हैं। एंड अब क्योंकि ये ग्रोथ फंड है, इनमें जो फंड मैनेजर है वो एक्टिवली पैसे को मैनेज करेगा, तो अब आपको अपने माइंड में ये बिठाना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रोथ फंड है लेकिन साथ में ये एक्टिव फंड्स भी है, क्योंकि इसमें जो फंड मैनेजर है वो अपनी स्किल्स का यूज़ करके एक्टिवली स्टॉक्स चूज़ करता है। फोर्थ नंबर की कैटेगरी पे आते हैं इनकम फंड्स। बेसिकली ये जो आपका पैसा है वो वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से उन्हें फिक्स्ड इनकम आती है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स। बेसिकली इनका उद्देश्य कैपिटल को जल्द से जल्द ग्रो करना नहीं होता। इनका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है आपको रेगुलर इनकम देना, इसलिए ये केवल फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फिफ्थ कैटेगरी में आते हैं सेक्टोरल फंड्स। इसमें आपका पैसा किसी न किसी स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग या सीमेंट सेक्टर, तो केवल और केवल उस स्पेसिफिक सेक्टर में ही आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, उसके अलावा इसमें पैसा और कहीं इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। सिक्स नंबर की कैटेगरी पे आते हैं थीमेटिक फंड्स। इसमें किसी न किसी स्पेसिफिक थीम पर फोकस किया जाता है। फॉर एग्जांपल रेलवे या ईवी, तो जो भी ईवी या रेलवे सेक्टर से कनेक्टेड कंपनीज होंगी उन्हीं में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। एंड लास्ट कैटेगरी आती है ELSS यानी टैक्स सेविंग फंड्स। इसमें आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं
एंड इसमें पैसा तो आपका इक्विटी में ही इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन उसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। इसकी वजह से ये उनके लिए बेस्ट है जो इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं इक्विटी में, लेकिन उन्हें टैक्स बेनिफिट्स भी चाहिए। तो ELSS फंड यानी टैक्स सेविंग फंड्स उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होते हैं। अब मैं आपको एक बार वापस से रिपीट करा देता हूँ। सबसे पहले हमने जाना एसेट क्लास के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स को, जिसमें सबसे पहला टाइप था इक्विटी म्यूचुअल फंड, सेकंड डेट म्यूचुअल फंड एंड थर्ड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर के बेस पे म्यूचुअल फंड्स को जाना, जिसमें सबसे पहला टाइप था ओपन एंडेड फंड्स, सेकंड टाइप था क्लोज एंडेड फंड्स एंड थर्ड टाइप था इंटरवल फंड्स। उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बेसिस पर म्यूचुअल फंड्स को समझा। सो ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर को डिटेल वे में समझाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया है कि आप अपने लिए कैसे एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हो। एंड साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।